Hello students, today we are going to start our first poem of class 10th Dust of Snow written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और एक रियलिस्टिक पोएट हैं। रियलिस्टिक पोएट वो कैसे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएम्स लिखते हैं वो मैक्सिमम पोएम्स उनकी कैसी होती हैं? सोसाइटी बेस्ड, यानी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, सोसाइटी के क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो सब जो है वो अपनी पोएम्स में मेंशन करते हैं। यहाँ पर जो पोएम दी है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें कुछ वर्ड्स जो हमें दिखा रहे हैं कि ये नेगेटिविटी के प्रतीक हैं, सैडनेस दिखाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ के लिए वहम करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुपरस्टिशियस हैं। तो पोएट कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे मन के वहम होते हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर हम कहेंगे कि अरे ये तो हमारे साथ पता नहीं अब क्या होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, ये अपशगुन बैड ओमेन होता है। ठीक यहाँ पर भी बैड ओमेन की बात की गई है और पोएट जो है इस पोएम से क्या मैसेज देना चाह रहा है, पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब शुक का मतलब होता है शेक, SHAKE, शेक का मतलब हिलाना। बोलते पोएट कहते हैं कि क्या हुआ, एक कौवा जो था वो हेमलॉक ट्री पर मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौवा हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था या कौवा हेमलॉक ट्री से उड़ गया या वहाँ पर ऑलरेडी आकर उड़कर बैठ गया या उसने सिर्फ अपने विंग्स को फ्लैप किया, ये कोई चीज़ क्लियर नहीं है। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि कौवे ने हेमलॉक ट्री पर कुछ मूवमेंट की और उस मूवमेंट से सडन ही स्नो फ्लेक्स जो हैं वो पोएट के ऊपर, जो बर्फ़ है वो पोएट के ऊपर आकर गिरती है। कौवे की मूवमेंट से गिरती है हेमलॉक ट्री से। अब हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस ट्री जिस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये सिमिलर है जैसे क्रिसमस ट्री होता है, ठीक वैसा ही। तो पोएट कहते हैं कि हेमलॉक ट्री से कौवा जो है कुछ मूवमेंट करता है और बर्फ़ जो है वो मुझ पर आकर गिरती है। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had viewed। अब फर्स्ट स्टैंजा जो है वो नेगेटिविटी दिखा रहा है। इट मीन कि पोएट जो है वो थोड़ा सैड है और कहता है कि जैसे ही वो बर्फ़ के फाहे जो हैं, स्नो फ्लैक्स जो हैं मेरे ऊपर गिरते हैं, सडन मेरा मूड चेंज हो जाता है। मतलब मेरा जो मन उदास था वो एकदम ठीक हो जाता है और मुझे क्या लगता है कि एटलीस्ट मैंने जो अपना बचा हुआ दिन था जिसके लिए मुझे र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट, यानी पछतावा करना। तो बोलते कि जो मेरा बचा हुआ दिन था जिसके लिए मुझे पछतावा हो रहा था, एटलीस्ट मेरा वो दिन तो सेफ हो गया। यानी कि पोएट के कहने का मतलब, पोएट क्या मैसेज दे रहा है पोएम के थ्रू, कि हम जैसे मानते हैं कि कोई भी चीज़ ये बैड ओमेन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन के वहम होते हैं। यानी कि हेमलॉक ट्री और क्रो को भी बुरा माना जाता है, वो सैडनेस के प्रतीक हैं। बट क्रो और हेमलॉक ट्री की जो उससे ही पोएट के ऊपर जो है वो बर्फ़ गिरती है और उस बर्फ़ के गिरने से पोएट का मूड ठीक हो जाता है और पोएट कहते हैं कि एटलीस्ट मेरा बाकी दिन ख़राब होने से तो बच गया। तो ये थी आपकी पोएम। इस पोएम में अब आपके लिए कुछ जैसे राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, तो क्या राइमिंग स्कीम है देखते हैं। देखो, क्रो और स्नो सिमिलर हैं, यानी यहाँ पर ये मी बी और ट्री बी, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो क्या बनती है? फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम बन गई ए बी और सेकंड स्टैंजा में भी ठीक वैसा ही है, हार्ट पार्ट मूड र्यूड। अब ए बी तो हमने ले लिया, तो हार्ट को हम सी ले लेंगे, मूड को हम डी ले लेंगे, पार्ट सी
और र्यूड डी। यानी कि आपके इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो बन गई ए बी सी डी सी डी। अब इस पोएम में यूज हुई है इंजैबमेंट। अब इंजैबमेंट क्या होता है? इंजैबमेंट का यूज हुआ है यहाँ पर, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है, और राइमिंग स्कीम तो मैंने आपको बता दी। अब पढ़ते हैं इंजैबमेंट होती क्या है, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। इंजैबमेंट का मतलब है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज। यानी कि सेंटेंस, एक सेंटेंस जो चला है बिना किसी पॉज के, ना कोई वहाँ पर पंचुएशन मार्क आ रहा है, ना वहाँ पर कोई पॉज है, तो वहाँ पर इंजैबमेंट का यूज हुआ। एलिट्रेशन का मतलब होता है वर्ड्स जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। और कॉन्सोनेंस जो नाम से ही क्लियर कर रहा है, यानी कॉन्सोनेंट रिपीट होंगे बार बार, तो यहाँ मैंने आपको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि आपके लास्ट लाइन में कॉन्सोनेंस जो है वो यूज हुआ है। चलिए देखते हैं कहाँ इंजैबमेंट कहाँ है। द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज। आप फर्स्ट पैरा देख लो, चाहे आप सेकंड पैराग्राफ देख लो, इन दोनों पैराग्राफ में आपको जो है वो पंचुएशन मार्क या कहीं फुल स्टॉप जो है वो कहाँ नजर आ रहा है। देखो, अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हम पॉज कहाँ लेते हैं? जाके हेमलॉक ट्री पे। यानी कि ये 4 लाइन्स जो हैं वो इकट्ठी ली गई हैं, ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस है, इसीलिए इसमें इंजैबमेंट का यूज़ है। ये इंजैबमेंट है। सेकंड पैराग्राफ भी र्यूड पे आके फुल स्टॉप है, तो इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। अब एलिट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ एच सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और हार्ट का एच सिमिलर है, क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। ह और ह की साउंड, यानी एच की साउंड दे रहा है, ह की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। और साथ में आप थर्ड लाइन सेकंड स्टैंजा की देखो तो सेव्ड और सम, ये भी एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। तो कॉन्सोनेंस कहाँ पे यूज़ हुआ है? कॉन्सोनेंस आपका हुआ है लास्ट लाइन में यूज़, जहाँ पर आपका डी वर्ड जो है डी कॉन्सोनेंट है। हमने रिपीटिंग ऑफ द कॉन्सोनेंस यानी रिपीटिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट देखना है, तो रिपीटिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट कहाँ हुआ है? बार बार डी वर्ड लास्ट लाइन में देखो, डी डे का, हैड का डी और र्यूड का डी, तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी अच्छे से। थैंक यू।